चलिए स्टूडेंट क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस के क्लासेस तक अगर हम बात किया जाए हम लोग तो पढ़े हैं वहाँ पे सिंगल इंटीग्रल के बारे में। हमने वहाँ पे देखा था कि अगर मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ हो तो इसके सिंगल इंटीग्रल के बारे में हमने देखा था। एग्जाम्पल अगर आपको याद दिलाए तो हमने करा है ना, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करा था हमने, याद आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन हमने करा था, क्या होता था जी कि भाई पावर एक आगे मतलब कुछ ऐसा होगा कि एक्स का पावर 3/3 एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, कुछ याद आ रहा है सबको? अब ये बेसिक बात है, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर हम ये बोल दें कि √1/1 या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये सब कुछ खास बातें हैं जो आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए और जहां जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे ही, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये हम बताना चाह रहे थे कि ये सब जो सिंगल इंटीग्रल है हमने प्रीवियस के क्लासेस में सीखा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं डबल इंटीग्रल के बारे में, जहां पे दो वेरिएबल का फंक्शन उपयोग में आएगा कि एफ ऑफ एक्स वाई। जैसे सिंगल वेरिएबल में होता था फंक्शन तो एक इंटीग्रेशन था, मल्टी वेरिएबल में होगा, दो वेरिएबल में होगा तो dx dy ऑपरेटर भी दो हो जाएगा ना। जैसे एक्स वेरिएबल में होता था तो dx ऑपरेटर, एक्स वाई में रहेगा तो dx dy ऑपरेटर होगा, डबल डबल इंटीग्रल होगा। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर हम ट्रिपल इंटीग्रल के भी बारे में बात करेंगे, पर पहले हम लोग ये समझ ले थोड़ा सा कि जो सिंगल इंटीग्रल है ये क्या बताता था। याद करिए, शायद आपको पता भी हो, याद आ भी क्या होगा कि सिंगल इंटीग्रल क्या बताता था हमको, तब इसके वजह से हम डबल इंटीग्रल को समझ पाएंगे, देन ट्रिपल इंटीग्रल को। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्लास का। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के रूप में, जैसे आपने प्रीवियस के सेमेस्टर में पढ़ा है, तो नोट करके चैप्टर का शुरुआत करिए। आप लोग नोट करके ही चैप्टर का शुरुआत करेंगे। एक यहाँ पे छोटा सा नोट लिखिए चैप्टर में, और लिखिए यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल, यहाँ पे कहीं लिख दिया जाए सिंगल इंटीग्रल। सबसे पहले एक हेडिंग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल का क्या उपयोग है। अगर हम आपसे एक सिचुएशन दे आपके सामने, यहाँ पे एक ब्रैकेट, यहाँ पे डायग्राम बनाइए आप लोग ऐसे। ऐसे यहाँ पे मान लीजिए हमारा ए है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा बी है। थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है स्टूडेंट, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए अगर हम ये बोल दें स्टूडेंट, यहाँ पे जो शेडेड रीजन दिख रहा है, अगर हम ये बोल दें कि शेडेड रीजन के इस पूरे एरिया को आप कैलकुलेट करके बताइए कि ये पूरा एरिया बताइए कि आखिर ये एरिया कितना यूनिट है। अगर हम आपको ऐसा दिए हुए रहते कि एक स्क्वायर दे देते या फिर हम एक रेक्टेंगल दे देते या एक सर्कल दे देते, तब तो आप इसका एरिया आसानी से बता पाते। यहाँ सर ये एक स्क्वायर है तो जो भी साइड्स होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे रेडियस की मदद से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ की मदद से यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इस शेप का, सॉरी इस फिगर का अगर हम एरिया बात करें, ये शेडेड रीजन जो है इसका रीजन का एरिया बात कर देंगे तो कैसे निकालेंगे आप, है ना। चलिए तो इसका कैसे एरिया हम लोग निकालेंगे जरा ध्यान दीजिए। कभी भी ऐसा हो कि कोई इरेगुलर कर्व हो जाए, इसका एरिया जो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, तो इसी को निकालने में मदद करता है सिंगल इंटीग्रल। ध्यान दीजिएगा, एक सरफेस एरिया टाइप, एक सरफेस टाइप का इस एरिया को कैलकुलेट कैसे करता है सिंगल इंटीग्रल, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक बहुत पतला सा हम रेक्टेंगल देने वाले हैं। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है स्टूडेंट, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अभी देखिए आपके सामने, अगर इसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाएं, देखिए हम ये अगर आपको एक जूम करके दिखाएं ऐसे, तो क्या था, देखिए तो एक रेक्टेंगल है ना। अब यही चीज को हम छोटे रूप में बहुत पतला से एक रेक्टेंगल दिए हैं। अगर हम बोले कि इसका एरिया क्या होगा जी, तो इसका एरिया आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसका चौड़ाई कितना है। इस वाले को कितना बोलते हैं हम, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस में ये कितना पार्ट लिया गया है, बहुत एलिमेंट्री पार्ट लिया गया है। इसका चौड़ाई कितना हो गया, इस रेक्टेंगल का जो आयत लिया है हमने उसका चौड़ाई कितना हो गया, dx हो गया। अब ऊंचाई कहाँ तक गया है जी, तो ऊंचाई इस कर्व तक गया है, यहाँ इस कर्व को टच कर रहा है, और कर्व का वैल्यू क्या है, ऑब्वियस है कि कर्व क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, कर्व y होगा, क्योंकि ये कर्व कितना है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो इस यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ पे y का कुछ वैल्यू होगा, यहाँ अलग अलग टच करेगा तो y का अलग अलग वैल्यू जाता जाएगा। तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जी, y इंटू डी एक्स। भाई रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, चौड़ाई गुने लंबाई, लंबाई ऊंचाई कितना था, यहाँ से यहाँ तक हाइट y हमने कंसिडर करा है, यहाँ पे y है।
तो यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा एक रेक्टेंगल का, y इंटू डी एक्स। तो हमको तो निकालना था पूरा स्टैंडर्ड रीजन का एरिया। कैसे निकाला हमने? हमने सिर्फ एक रेक्टेंगल का भी एरिया निकाला है। कैसे निकाला है? dx, या ये चौड़ाई, ये लंबाई कितना y। तो एक रेक्टेंगल का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया, y dx आ गया। लेकिन क्या यहाँ पे इसके जैसे जैसे क्या ये एक ही है? नहीं, यहाँ पे आएंगे तो एक रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, इस तरीके से ऐसे रेक्टेंगल्स, इसमें इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स होंगे, इनफाइनाइट। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रेक्टेंगल आएगा तो हाइट y कम होगा, चौड़ाई वो इस तरीके से। तो ये जो एरिया निकाला है हमने, इसी तरीके के जितने भी रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं उन सभी के एरिया को हम सम कर दे, सिग्मा कर दे, जोड़ दे सबको, कि इसका एरिया प्लस बगल वाले का एरिया प्लस बगल वाले का एरिया प्लस बगल वाले का एरिया। तो उसी जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई पूरे का एरिया निकल गया, और वो जो एरिया फाइनल आंसर जो देता है उसी आंसर को बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। मतलब जो हमें आंसर मिला इसका पूरा एरिया का आंसर मिला। कैसे निकलता है वो? तो इस एरिया को इंटीग्रेट कर देना है मुझे। कहां से? तो ए से शुरू करना है कि हाँ भाई ये रेक्टेंगल को पहले ए पर रखिए, फिर बगल में बगल में बगल में कहां तक जाना है ऐसे रेक्टेंगल को लेते 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 बी तक। तो हम बोलेंगे कि ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं ऐसा ऐसे एरिया कहां से शुरू करना है, कहां से इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब चीजों को जोड़ना। कैसे ऐसे एरिया को जोड़ना? ऐसे ऐसे एरिया को जोड़ना। तो क्या होगा? इंटीग्रेट, ये सिंबल होगा इंटीग्रेट का, ए से बी। अब ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट क्या समझ पा रहे हैं? ये मुझे बाउंड्री बताता है कि हाँ जी यहां से यहां तक। अब बोल देंगे कि अगर ये बाउंड्री नहीं रहता तब, तो बाउंड्री नहीं रहता है तो फिर इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है। याद आ रहा होगा इनडिफिनिट क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ निश्चित ही नहीं है कि कहां से कहां तक जाना है। पर हम लोग यहाँ पे इस देख पा रहे हैं कि इस एरिया को बताने के लिए डिफिनिट इंटीग्रल का यूज कर रहे हैं हम लोग। बात समझ पा रहे हैं? तो देख रहे हैं किस तरीके से सिंगल इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये चीज आप लोग पढ़े भी होंगे 11th-12th में। तो फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगल इंटीग्रल ए से बी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है y dx। क्या कर रहा है? मीन्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? मीन्स एरिया स्टैंडर्ड बाय द कर्व, एरिया स्टैंडर्ड बाय द कर्व, by the shaded by the curve and bounded by x is equal to a and x is equal to b। ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन अगर ये बता रहा है, अब जरूरी है क्या कि हमने जो यहाँ पे y इक्वल टू जो फंक्शन लिया है वो फंक्शन यही वाला हो? नहीं, वो फंक्शन यही हो जरूरी नहीं है। वो फंक्शन जैसे y इक्वल टू x है तो ये फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। ये हमारा y इक्वल टू फंक्शन हो गया, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, तो ऐसे नीचे वाला एरिया हो गया। समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? कि जरूरी थोड़ी है कि हर बार फंक्शन हमारा ऐसे ही हो। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए। तो कोई भी फंक्शन होगा, जो भी हमारा y होगा, जो फंक्शन होगा y इंटू डी एक्स, जस्ट इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एरिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एलिमेंट्री एरिया। देखिए ये वाला दे देते हैं, इसको बोलेंगे, ये रेक्टेंगल जो आ रहा है उसको बोलेंगे एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया कौन होता है? एलिमेंट्री एरिया y इंटू डी एक्स। इसको बोलते हैं y इंटू डी एक्स, जो है एलिमेंट्री एरिया, एक बहुत स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट का एरिया है, उस एरिया को इंटीग्रेट कर दिए, ऐसा ऐसा निकल गया। तो क्या ये बात सबको समझ में आया कि भाई सिंगल इंटीग्रल, ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है, किस तरीके से एक छोटे से एरिया को कैलकुलेट करके फिर रन करके पूरे को इंटीग्रेट कर दे रहा है। अब बोलेंगे कि यह y dx का क्या मतलब है? कि देखिए जरा ध्यान से, यही y यहाँ पे जब आएगा तो y कम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y तो कम हो जाएगा, इसीलिए इसी के ओवर में इंटीग्रेट हो रहा है। तो मुझे बताइए क्या ये बात जो हमने यहाँ पे लिखा है सब बच्चों को समझ में आ गया? अब सेम अब यही काम हम लोग डबल इंटीग्रल में करने जा रहे हैं। चलिए बताइए जल्दी से, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए एक बार आप लोग। बहुत अच्छा राहुल, हाँ जी, वेरी गुड। अब आ जाते हैं, तो सिंगल इंटीग्रल के बारे में आपने समझा। अब हम लोग आ जाते हैं डबल इंटीग्रल को, यहाँ पे लिखते हैं। डबल इंटीग्रल, ठीक है, ये था अपना। अच्छा, फर्स्ट पेज खाली क्यों छूट गया? सिंगल इंटीग्रल। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं
डबल इंटीग्रल के बारे में। डबल इंटीग्रल को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, फिर डायग्राम वगैरह बात कर, सॉरी, फिर हम नोट वगैरह लिखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो सब लिखवाएंगे। अब एक बात का ध्यान देना है हमें, कहाँ गया रिमोट, यहाँ पे। इस वाले को बहुत अच्छे से करेक्ट करना है, इस चीज को हम आगे उपयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कोई बीच में मिस नहीं करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। देखिएगा, y इंटू डी एक्स एक एलिमेंट्री एरिया निकला था, उसी को इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे का निकल गया एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंटीग्रल तो एरिया दे रहा था, डबल इंटीग्रल सरफेस एरिया, मतलब वो भी सरफेस, डबल इंटीग्रल भी एरिया देगा, वॉल्यूम भी दे देगा, ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम भी दे देगा और मास भी दे देगा। कैसे निकलेगा हम सारा समझाएंगे, पर फिलहाल आ जाते हैं डबल। जैसे आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इस इंटीग्रेशन का ए से बी हमारा रीजन था कि हाँ भाई कोई फंक्शन रहा होगा, मुझे ए से बी पर काम करना है, बस इतना पर ही मुझे काम करना है। तो उसी तरीके से मान के चलते हैं कि कोई हमारे पास एक फंक्शन आ रहा है, और हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि ले लिया जाए, चलिए रफली लेते हैं, लिखना नहीं है अभी आपको, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वाई एक हम फंक्शन ले लेते हैं। तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका जो शेप बनेगा कैसा बनेगा। हमने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में जब मल्टीवेरिएट जब शुरू कर रहे थे, तब मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए हमारे पास स्टूडेंट कि z इज इक्वल टू ऐसा हो कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वैसे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा z एक्सिस मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, इधर मान लीजिए y एक्सिस है। अगर एक पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे, मतलब कुछ x ले रहे हैं, कुछ आप y ले रहे हैं ना, कुछ x y ले रहे हैं, तो ऑब्वियस z कुछ ना कुछ आएगा। तो x और कुछ y लेंगे तो ऑब्वियस यहाँ पे कहीं ना कहीं z में ऊंचाई इतना होगा, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे ऊंचाई, फिर ऊंचाई, फिर ऊंचाई, मतलब समझ मान लीजिए आप इतना इधर सारा पॉइंट लेंगे तो सबके कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसे एक सरफेस जरूर बनेगा कि इस तरीके से कुछ चीजें एक शेप बन जाएगा, 3D शेप बन जाएगा। आप फील कर पा रहे हैं इस चीज को कैसे बन रहा है। हम लोग शुरुआत में भी समझे थे कि अगर इधर आप जिस तरीके डोमेन से जो पॉइंट लेंगे, आप समझ पा रहे हैं, डोमेन से जो भी हम पॉइंट लेंगे उसी करस्पॉन्डिंग में हर बार कहीं ना कहीं ऊपर हो सकता है, नीचे भी दे दे नेगेटिव, इसके नीचे तो नेगेटिव है जेड डैश, तो एक शेप बन जाएगा। अब इस शेप का हमको चाहिए वॉल्यूम, कैसे निकलेगा वॉल्यूम, सुनिए जरा ध्यान से। अब इसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में भी समझाएंगे, पर अगर हम इतना सिर्फ कह दे कि इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लेना है हमको, देखिएगा ये बात समझ पा रहे किस तरह से डायग्राम बन रहा है। तो अगर हम ये बोल दे कि हमको क्या करना है जी, इस पार्ट का एक छोटा सा इधर x है ना, तो इसका एक छोटा सा a dx ले लीजिए, इधर इधर dx ले लीजिए, इधर dy ले लीजिए। आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे एक इस छोटा सा एरिया बनेगा जिसका हमारा सरफेस एरिया कितना होगा, dx dy होगा, नहीं होगा। इसका जो एरिया होगा, देखिए इस वाले का, चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं, पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम आपको बताए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है कि जैसे हम यहाँ पे ऐसे कुछ किए, ये हमने यहाँ पे एक ऐसा कुछ किया, रुकिए, तो सेम इसी के करस्पॉन्डिंग में स्टूडेंट, सेम इसी करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे कुछ ऊपर आएगा क्या, यहाँ पे ऐसे एकदम सेम इसी के ऊपर में कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहा होगा, ये ऐसे। देखिए इसको दूसरे कलर से कनेक्ट करते हैं, ये वाला पीछे वाला ऐसे कनेक्ट करेगा इसको, ये इसके साथ, फिर ऐसे इसके साथ। समझ पा रहे हैं एकदम, ये पूरा आप समझ पा रहे हैं कि 3D शेप कैसे बन रहा है, कि भाई कोई भी एक हम यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे कोई पॉइंट दिए, उस कॉरस्पॉन्डिंग में आया, फिर यहाँ पॉइंट दिए, फिर कॉरस्पॉन्डिंग, समझ पा रहे हैं, यहाँ पॉइंट दिए, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आप डायग्राम समझ पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट हम सिर्फ डोमेन को बनाना चाहें तब क्या होगा, जरा देखिएगा, हम सिर्फ डोमेन को बनाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अब डोमेन को बनाना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ डोमेन को। आप देखिए जरा ध्यान से, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं स्टूडेंट, इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इधर हमारा एक्स डैश होगा। अगर ये हमारा वाई है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इधर वाई डैश होगा, और अगर ऊपर जेड है तो कहीं ना कहीं नीचे में इधर कहीं ना कहीं जेड डैश होगा। समझ पा रहे हैं। तो हम अगर डोमेन की बात करिए ना, हमारा सरफेस यही ना, एक्स वाई एक्सिस डोमेन है हमारा, तो हमारा ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ऐसे करके हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। ऐसे करके हमारा क्या हो गया, ऐसे हमारा डोमेन हो गया, ऐसे ऐसे हमारा डोमेन हो गया,
अच्छा, अब जरा आता है डबल इंटीग्रल का उपयोग। ठीक, डोमेन के बारे में आप समझ पा रहे हैं। डोमेन क्या था, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है ये डोमेन कहला गया कि हाँ जी, इधर हमारा फंक्शन जो है, ये वाला जो हमारा ये फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है, ये हमारा डोमेन हो गया। अब अगर आपसे बोला जाए कि इस डोमेन का एरिया निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? क्या बोला गया? इस डोमेन का एरिया निकाल के इसका डोमेन का एरिया कहाँ कितना हुआ, कैसे निकालेंगे? आपसे बोला गया सिर्फ डोमेन का एरिया निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट्री हिस्सा इसमें लेना पड़ेगा, एक छोटा सा हिस्सा लेना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, भाई एक्स में कहां से कहां तक जाना है, वाई में कहां से कहां तक जाना है, बात खत्म। तो हम एलिमेंट्री हिस्सा लेंगे कैसे इसमें, जैसे हमने सिंगल इंटीग्रल में जैसे काम करा है, जैसे सिंगल में काम करा था कि इसका एरिया निकालना था, सेम कर दिए। अब इसमें इसका अगर डोमेन का एरिया चाहिए आपको तो क्या करेंगे, तो डोमेन का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स में थोड़ा सा ऐसे इधर ले लीजिए, देखिए रेड से करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक dx ले लेते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे dy ले लेते हैं, मान लीजिए ये dy, तो देखिए क्या होगा, ऐसे करते जाइए ऐसे, और फिर ये ऐसे आएगा। तो आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक एलिमेंट्री हिस्सा आया, ये वाला ऐसे छोटा सा एलिमेंट्री हिस्सा आया। इसी एलिमेंट्री हिस्से को अगर हम यहाँ बनाना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इधर से dx ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये हमारा ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे dy। अब देखिएगा यहाँ पे आप ऐसे, तो ये जो हिस्सा हो गया हमारा, इस छोटे से हिस्से का एरिया कितना होगा स्टूडेंट, तो इस छोटे से हिस्से का एरिया होगा हमारा dx dy, क्या होगा, dx dy होगा, क्योंकि ये वाले का हमारा हो गया है dx और ये वाले का हो गया है dy, तो इसका एरिया कितना हो गया, dx dy हो गया। मुझे लग रहा है कि अब आप लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को, है ना, इस बात को समझ पाए, इस छोटे से एरिया का कितना हो गया, dx dy हो गया। चलिए इसको हम लोग यहाँ से, ठीक, इसका एरिया कितना हो गया, dx dy हो गया। स्टूडेंट क्लियर है? अगर अब हम ये बता दें कि इसमें जो x है, अगर हम इसमें ये बता दें कि हमारा जो x है वो यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमारा मैक्सिमम x यहाँ तक जाना है, ये हमारा x यहाँ से यहाँ तक जाना है, और y जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाना है, बस, तो हम इसमें काम कर पाएंगे। तो यही चीज होता है डबल इंटीग्रल। अब डबल इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो लिमिटेशन आ गया हमारे पास कि x में यहाँ से यहाँ तक जाना है और y में यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन हमको ऐसे ना करना पड़ेगा, ऐसे डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स वाले के लिए मान लीजिए ये है, तो एक्स में बोलना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ ए से बी बोलना चाह रहे हैं, तो एक्स में ए से बी, और वाई में बोलना चाह रहे सी से डी, तो वाई हो गया बगल में सी से डी, और फिर यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया जो था एफ ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई, तो ये एलिमेंट्री एरिया हो गया। अब एफ ऑफ एक्स वाई हम यहाँ पे कितना देंगे, 1 देंगे। अब बोले क्यों 1 देंगे, क्योंकि अगर ये कोई अलग सा फंक्शन आप लीजिएगा तब तो वॉल्यूम बताने लगेगा, सिर्फ dx dy ही एरिया मुझे दे रहा था, ये dx dy ही मुझे को एरिया दे रहा था। अगर एफ ऑफ एक्स वाई देंगे, मान लीजिए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हाइट कुछ हाइट, तो आप समझ पा रहे हैं कि इसके लिए अगर हम कुछ हाइट ऐसे ले ले, इतना पतला सा ऐसे ले ले, आप बात को समझिए, तो फिर वो वॉल्यूम कैसे देगा। अभी डबल इंटीग्रल क्या, अगर हम इस वाले पूरे क्वांटिटी को हटा दें यहाँ से 1 रख दे, तो ये एलिमेंट्री एरिया हो गया छोटे से हिस्से का, हो गया, और एक्स बता दे कि यहाँ से आ जाएगा, यहाँ वाई यहाँ से आ तक, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे एरिया को इंटीग्रेट करके बता देगा, मतलब इस पूरे रीजन का एरिया बता देगा। लेकिन अगर एक छोटे से पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हो, इस छोटे से पार्ट के करस्पॉन्डिंग में कितना ऊंचा जा रहा है, मतलब एक एरिया पतले सा स्ट्रिप सा इस तरीके से, ऐसे ये छोटा सा सोचिए आप क्या हो रहा होगा, ऐसे इस तरीके से पूरा ऊपर तक टच कर रहा है, ये रेड वाला को सिर्फ ध्यान देना है। तो ये क्या बता रहा होगा, एक जैसे यहाँ dx dy, तो ये क्या dz नहीं होगा कि dz, तो उस केस में आप मतलब समझ पा रहे, सॉरी dz नहीं, यहाँ पे कुछ तो हाइट होगा, जैसे यहाँ पे z को टच कर रहा हो, z मतलब f ऑफ एक्स वाई को, तो ये कुछ तो टच कर रहा है ऊपर वाले कर्व को, f ऑफ एक्स वाई को। तो इस केस में अगर f ऑफ एक्स वाई dx dy करे तो ये क्या बताएगा कि एक पतले से का वॉल्यूम बता देगा। वॉल्यूम क्यों जी, क्योंकि इधर का dx dy इधर के एरिया में कितना ऊंचाई तक, तो f ऑफ एक्स वाई तक। तो आपको पता है ना कि अगर हमको यहाँ इस तरीके से चीजें हो, यहाँ पे ऐसे हो, ऐसे हमारे पास हो, यहाँ पे ऐसे करेक्ट हो, अगर हमको ये चीज पता है, इसका पता है और हाइट पता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, वॉल्यूम निकल जाता है, यही ना होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये बातें मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा, बाकी बहुत डिटेल में लिखेंगे इसको, इतना आपको रफ नहीं करना है, बस समझना था चीजों को। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ अगर डबल इंटीग्रल से आपको सिर्फ एरिया चाहिए तो एफ ऑफ एक्स वाई आपको 1 रखना पड़ रहा है, क्योंकि एलिमेंट्री एरिया को ऐड कर देगा, हो गया, सरफेस एरिया निकल जाएगा इसका। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो एलिमेंट्री वॉल्यूम निकालिए पहले, एलिमेंट्री एरिया नहीं, एलिमेंट्री वॉल्यूम निकालिए।
देन आपको मिलेगा। तो चलिए इसको जल्दी से हटा देते हैं यहाँ से। फिर अभी हम लोग कुछ नोट यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद अभी तक सिर्फ इतना बनाना है और कैसे इसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हेयर डबल इंटीग्रल। जैसे आप मान के चला जाए कि स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे ऐसा कर ले, अगर हम जैसे हम आपको बता रहे थे कि भाई हम यहाँ पे dx dy ले लिए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ऐसे हम एक वॉल्यूम ले लेते हैं ऐसे। ये आप समझ पा रहे हैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम ये इस तरीके से एक वॉल्यूम ले लें ऐसे, एक पतला सा ये इस तरीके से ऐसे करके, आप समझ पा रहे हैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे? इस तरीके एक पतला सा अगर हम एक वॉल्यूम ले ले, एलिमेंट्री वॉल्यूम ले ले, एलिमेंट्री वॉल्यूम समझ पा रहे हैं? चलिए इसको हटा देते हैं। बस आपको फील कर सकते हैं, आप लोग इस चीज को फील करना होगा आप लोग को ये बात, कि अगर हम जैसे भी समझा कि एलिमेंट्री वॉल्यूम ले ले तो क्या होगा, उसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे x और y के लिमिट पर तो बोलेंगे वो पूरे का वॉल्यूम बता देगा। तो हम यहाँ पे लिखे डबल इंटीग्रल, तो लिखेंगे हेयर अगर ये a से b हमारा x में हो, जहाँ x में a से b जाना है, और y में मान लीजिए c से d, यहाँ पे अगर हम f ऑफ एक्स वाई डाल दिए और dx dy लिख दिए, तब हम बोलेंगे कि दिस रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ द गिवन शेप of the shape generated by f of x comma y with limit x जो है वो a से बड़ा या बराबर और लेस देन इक्वल टू b। x के लिए a से बड़ा बराबर, चूंकि पहले x है तो x के लिए लिमिट पहले, एंड y का लिमिट कितना है, y c से बड़ा या बराबर y है और लेस देन इक्वल टू d है। बात समझ में आ रहा? तो ये बात समझ में आया सबको? प्रीति फिगर नहीं, यहाँ पे डायग्राम बनाना ही नहीं है, आप बना सकते हैं, बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। क्वेश्चन तो एग्जाम में सीधे रहेगा कि हाँ जी ऐसे ऐसे दूगो रहेगा इंटीग्रेशन, क्वेश्चन रहेगा बोलेगा बताइए आंसर करिए उसको, तो वो क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि सिंगल इंटीग्रल जिस तरीके से सिंगल इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस तरीके से डबल इंटीग्रल क्या कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने लग रहा है कि भाई एक एलिमेंट्री वॉल्यूम निकालिए dx dy लेकर के, और फिर फाइनली ऊपर किसको टच कर रहा है, तो f ऑफ एक्स वाई को। नहीं समझे? जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ dx किसको टच कर रहा है, ये y को, y मतलब fx को, y मतलब किसको टच कर रहा है, fx को। तो उसी तरीके से वहां पे dx dy एलिमेंट्री हमने लिया था, एलिमेंट्री पार्ट लिया था, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री पार्ट लिया और ये किसको टच कर रहा है, f ऑफ एक्स वाई को, मतलब z को। तो f ऑफ एक्स वाई इंटू dx dy ये एलिमेंट्री वॉल्यूम को बनाया। अब एलिमेंट्री वॉल्यूम को जनरेट करा देंगे, पूरे पर इंटीग्रेट कर देंगे, मीन्स पूरे का वॉल्यूम दे देगा। तो हमने क्या लिखा है कि हेयर दिस डबल इंटीग्रल dx dy रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ दिस शेप। कौन सा शेप? तो जनरेटेड बाय f ऑफ एक्स वाई, कि f ऑफ एक्स वाई इस फंक्शन से जनरेट हो रहा हो विद द लिमिट x जो है a से b और y जो है c से d। कमेंट करके मुझे बताइए क्या बात सबको समझ में आया? सोमनाथ जो है अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मतलब है सोमनाथ? बीच में बिल्कुल ज्वाइन मत करिए, लीव करिए क्लास आप। चलिए, तो बहुत जगह पे यहाँ पे dx dy लिखे हैं, बहुत जगह पे डेल x डेल y रहता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। डेल x डेल y भी रहता है पार्सली, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ऑल्सो अगर सिर्फ ये रहे a से b c से d और सिर्फ dx dy रहे सिर्फ dx dy, f ऑफ एक्स वाई हो ही ना, रिप्रेजेंट सरफेस एरिया, रिप्रेजेंट सरफेस एरिया, कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है जी, ये सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जल्दी से नोट करिए और एक बार बताइए कि क्या यहाँ तक सबको समझ में आया। आगे बढ़े हम लोग, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि आखिर अब ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल भी सेम इसी के जैसा फंक्शन है, उसका भी सेम यही वर्क है कि ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगा कि dx dy और dz तीनों डायमेंशन में एलिमेंट्री पार्ट लेंगे और वो क्या बताएगा, सीधा सीधा वॉल्यूम बताएगा। अगर dx dy dz करेंगे तो एलिमेंट्री वॉल्यूम बताएगा, इंटीग्रेट कर दिए तो पूरे का वॉल्यूम। और अगर फंक्शन जोड़ दिए तो dx dy dz स्मॉल एलिमेंट्री था
और फंक्शन जोड़ोगे तो वो मास को बताने रहेगा कि हाँ जी इतना इतना में इतना इतना में तो पूरे में कितना मास। ठीक है, तो आगे चल करके हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये बात मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा सिंगल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के बारे में। चलिए, हाँ चलिए जल्दी से बताइए एक बार भाई, सब लोग कमेंट नहीं किए, क्यों नहीं किए सब लोग कमेंट? चलिए आते हैं आगे। तो अभी तक हमने सिर्फ सीखा है कि भाई आखिर मीनिंग है क्या, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है जब सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल। अब बात आता है कि आखिर इवेल्युएट कैसे करेंगे। अब एक चीज हम आपको थोड़ा सा बता दें एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। देखिए कहीं पे अगर स्टूडेंट ऐसा लिखा हुआ हो ना, मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर 2x या एक्स स्क्वायर dx, ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर dx 1 से 5 ऐसे। आपको पता है इंटीग्रेशन और इंटीग्रल दो चीजें हैं, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल। अब जैसे कि मान के चला जाए कि हम ये एक प्रोसेस लिखते हैं कि हाँ भाई कि ये जो हमने किया कि लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एक्स का पावर लिखेंगे 3/3, यहाँ पे लिखेंगे 1 से 5, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे 5 पुट करेंगे तो 5 का पावर 3/3 माइनस 1 पुट करेंगे, सॉरी हाँ सही है, एक्स के पे 5, अब एक्स के पे 1 तो 1 का पावर 3/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। तो ये जो हम कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे जो आंसर लेकर के आएंगे फाइनल जो आंसर होगा, प्रोसेस हुआ ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब कुछ और नहीं होता, ये पूरा पूरा का मतलब कि फाइनल आंसर, इसको भी इंटीग्रल ही बोलेंगे क्योंकि ये चीज और ये बराबर है ना। किसी को उठा लीजिए उसको इंटीग्रल बोल सकते हैं, बट एक्चुअली में हम हर बार बात करेंगे इसको इंटीग्रल। जहां पे दिखाना हो तो इसको बोल देंगे लेट आई इक्वल टू दिस। याद आ रहा है क्लास 11 12 में हमने खूब आई माना है कि आई इक्वल टू दिस, आई 1 इक्वल टू दिस, आई 2 इक्वल टू दिस, आई पर इंटीग्रल कि हाँ ये इंटीग्रल है। ठीक है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में मुझे लग रहा है फर्क आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब सिंगल इंटीग्रल रहता था स्टूडेंट तो हम लोग तुरंत ही कर लेते थे, ऐसे ऐसे प्रोसेस था। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इवेल्युएट कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रल हो तब, ट्रिपल इंटीग्रल हो तब। तो अब हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। अगर हम dx dy को इंटीग्रेट करें तो 2D में होगा? नहीं, बिल्कुल 2D में कैसे होगा। अगर हम dx dy को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस एरिया कर रहे हैं, तब तो ये 2D में होगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम कैसे 2D में होगा, dx dy यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग में ऐसे करके है ना। तो फिर ये एक स्लाइस है, आप लोग वो याद करिए, एक क्यूब टाइप का एक स्लाइस है कि ये एक पूरा मान लीजिए कि ऐसे इतना सा शेप है, उसमें से एक पतला सा स्लाइस। आप इमेजिन करिए इस चीज को कि एक पूरा इतना बड़ा सा एक ऐसा करके एक शेप है, इस तरीके का एक बेलनाकार टाइप का ऐसे शेप है, इसमें से पतला सा आ रहा है शेप, नीचे में उसका बेस है dx dy और हाइट है वो फंक्शन तक, उसका वॉल्यूम को एलिमेंट्री कर रहे हैं तो 2D में कहाँ होगा। चलिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आगे। अब इवैल्यूएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल हेडिंग बनाइए, लिखिए जल्दी से। देखिए इवैल्यूएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे कैसे। इवैल्यूएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। इवैल्यूएशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। चलिए आते हैं आगे जल्दी से, देखिए इवैल्यूएट कैसे करेंगे। लिखिए द इंटीग्रल अल्फा से बीटा, यहाँ ए से बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यहाँ पे dx dy is obtained by is obtained by फर्स्ट इंटीग्रल। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा डबल इंटीग्रल आपके को कहीं पे दिख जाए तो इसको हम, इसका जो इंटीग्रल मतलब इसका फाइनली जो आंसर है कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई को
जो पहले इधर आपको दिख रहा है dx मतलब x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसमें लिमिट पुट करेंगे a से b, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उस आंसर को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और अल्फा से बीटा लिमिट के साथ। तो ये होता है, ऐसे हम इवेल्युएट करते हैं। तो लिख रहे हैं क्या कि दिस इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंटीग्रेट ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंटीग्रेट, सबसे पहले हम क्या करने वाले इंटीग्रेट f of x y विथ रिस्पेक्ट टू f of x y विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में जी, तो विथ रिस्पेक्ट टू x किसके ओवर a से b, ओवर a से b, a से b हम लिमिट के साथ ऐसे इंटरवल के साथ दे सकते हैं कि ओवर a से b। अच्छा, रिगार्डेड y एज कांस्टेंट, रिगार्डेड y एज कांस्टेंट, उस समय जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो इसमें जो भी वेरिएबल y इन्वॉल्व होगा उसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो आंसर आएगा देन इंटीग्रेट रिजल्टेंट फंक्शन, उसके बाद जो भी आंसर आएगा लिमिट वगैरह ओवर इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा रिजल्टेंट फंक्शन जो होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। देन इंटीग्रेट रिजल्टेंट फंक्शन, देन इंटीग्रेट रिजल्टेंट फंक्शन, resultant function, then integrate resultant function with respect to क्या y ओवर अल्फा से बीटा। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए और एक बार फिर से बताइए, सब लोग से एक बार फिर से हम कमेंट चाहते हैं कि क्या यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह लेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए। इसके बाद आगे बात करते हैं कुछ नोट के बारे में, फिर क्वेश्चंस वगैरह से हम समझाएंगे चीजों को। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए विशाल, बहुत अच्छा। और बाकी बच्चे बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए प्रियांशु एक बार देखिए, देखिए ये क्या बोल रहा है, सीधा सीधा बात है कि मान लीजिए कहीं पे ऐसा रहा जी कि डबल इंटीग्रल रहा, मान लीजिए कि 2 से 5 और यहाँ पे 3 से 7 और यहाँ पे फंक्शन दे दिया जाए कि ऐसा कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दे दे फंक्शन, हमारे पास फंक्शन ऐसा दे दे कि वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स डी वाई, ऐसा अगर मान लीजिए फंक्शन दे देता हमको तो क्या करते, ऐसा फंक्शन दे देता तो हम क्या करते। तो ये बोलता है कि अगर ऐसा रहता है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो अगर यहाँ पे डी एक्स पहले है तो पहले मुझे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि ठीक है जी, पहले 3 से 7 है, ये ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए आप और लिखिए यहाँ पे क्या, अच्छा हाँ, y x के रिस्पेक्ट में जब कर रहे होंगे तो y कॉन्स्टेंट होगा, तो चूंकि y यहाँ पे है तो y को बाहर ही कर दीजिए आप, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं आप। यहाँ पे इंटीग्रेट 2 से 5 और यहाँ पे वाई स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे साइन एक्स ठीक है और डी एक्स ठीक है, और फिर इसको क्लोज कर दिया और बाहर में डी वाई ऐसे। प्रियांशु देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले dx इधर का और ये लिमिट ये वाला ही पहले x के लिए है वो, ठीक है बात, ये इस तरीके से होगा। उसके बाद क्या बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है 3 से 7 रहने दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भाई आप इंटीग्रेट करिए तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, कोई दिक्कत है क्या? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट कर रहे होंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग। चलिए एक बार सभी लोग बताइए, जूही बाकी बच्चे बताइए सब लोग, साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम देखना चाहते हैं कौन कौन लोग भूले हैं, किनको किनको याद है। साइनस का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए तो आप लोग। साइनस का इंटीग्रेशन cos x होता है। बहुत बच्चों का गलत आ रहा है, देखिए तो चलिए हम लोग तुरंत ही देख लीजिए, थोड़ा सा हम बता दें आपको कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट, कॉस का माइनस साइन होता है। क्या होता है? कॉस का माइनस साइन। मतलब कैसे डिफरेंशिएशन में, याद रखिए कि जो सी से शुरू होता है उसको माइनस होता है, तो डिफरेंशिएशन में कॉस का होता है माइनस साइन। बट जैसे ही इंटीग्रेशन में आएंगे तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, सी से शुरू वाले का माइनस नहीं देगा, तो कॉस का माइनस तो देगा नहीं, तो किसका माइनस देगा, तो साइन का माइनस देता है। इसमें साइन का क्या देता है, माइनस कॉस। क्या होगा यहाँ पे,
माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहाँ पे माइनस कॉस एक्स ये हो गया, और पूरा का लिमिट कितना 2 से 5। और फिर उसके बाद ऐसे जी, उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लीजिए अंदर में प्रियांशु, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यही ना जी कि जो भी फंक्शन आएगा सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है लिमिट के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर हुआ प्रियांशु? जल्दी बताइए, और बाकी लोग बता दिए क्या है। तो क्लियर, तो हमने लिखा है क्या लिखा है, द इंटीग्रल दिस इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, f of x y with respect to x over a to b, and then integrate f of जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो उस फंक्शन को रिजल्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अल्फा बीटा वाई के रिस्पेक्ट में। अब क्लियर हो गया? हाँ चलिए बहुत सही। ओके, और फिर हम आगे कुछ नोट इस पे लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। नोट है वी हैव टू इवेल्युएट, नोट जरा देखिए हमें क्या इवेल्युएट करना है जी, वी हैव टू इवेल्युएट, किसको इवेल्युएट करना है हम लोग को? डबल इंटीग्रल, जैसे एक है अल्फा से बीटा, फिर यहाँ है ए से बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर यहाँ पे है आपका अगर डी वाई डी एक्स है तो क्या, अगर डी वाई है पहले तो इट मीन्स पहले वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। अच्छा, तो वही अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ खास बातें लिखा गया है, यहाँ पे जरा देखिएगा पहला रिजल्ट क्या लिखा गया है। नंबर 1 हम देख रहे हैं, नोट में ही सब लिख रहे हैं कि डी वाई डी एक्स इंडिकेट्स दैट, यहाँ पे जो dy dx है, ये जो dy then dx है, जो dy dx है indicates that ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि we are to integrate first with respect to y, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, कि पहले हम y के रिस्पेक्ट में, देन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। नंबर 2 जरा देखिए क्या बोला गया है। अब इसके बाद सुनिए जरा, इफ द लिमिट्स ए बी और अल्फा बीटा अगर कांस्टेंट हो तो हम इस इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ये वाला बहुत ही लॉजिकल है, बहुत समझने वाला है, आगे बहुत बार यूज करेंगे। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये सब तो बेसिक बातें हैं, जैसे कुछ लोग सोच भी रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। आगे हम बिल्कुल नहीं समझाएंगे ये सब चीज जो अभी समझा रहे हैं। देखिए अगला क्या है, इफ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ जो इंटीग्रेशन का अगर लिमिट कहीं रहे, इफ द limit of integration, if the limit of integration is constant, if the limit of integration, इंटीग्रेशन के बाद थोड़ा सा ये लिख दें, if the limit of integration, क्या इंटीग्रेशन का लिमिट कौन है, a कॉमा बी, ऐसे भी लिखा जाता है a कॉमा बी, इसका मतलब है कि x जो है वो a से b है सच दैट, और उसके बाद जो हमारा ये है अल्फा से बीटा, ये दूसरा का लिमिट है, अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, और अगर ये कांस्टेंट रहे, अगर ये कांस्टेंट रहे, देन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटरचेंजेबल, देन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, देन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटरचेंजेबल, इज इंटरचेंजेबल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, आप सबसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, उसके बाद हम लिखवाना चाहेंगे आगे। देखिए अगर हम आप सबसे पूछे कि इस इंटीग्रेशन में x का लिमिट क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइए, इस इंटीग्रेशन में x का लिमिट क्या है बताइए मुझे, इस इंटीग्रेशन में x का लिमिट क्या है, ध्यान से देखिए इसमें x का लिमिट कौन है, y का लिमिट कौन है, मुझे बताइए, मुझे चाहिए x का लिमिट क्या है, बताइए कमेंट करके सब लोग, इसमें x का लिमिट क्या है बताइए जल्दी से, इस वाले क्वेश्चंस में x का लिमिट क्या है मुझे बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन है नित्या राज का आंसर आया है अल्फा बीटा, फिर आया नेहा का अल्फा बीटा, और बाकी लोग बताइए। चलिए
ठीक है, सभी लोग आ रहे हैं, हाँ वेरी गुड। देखिए चलिए बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड ब्यूटी। चलिए अल्फा से बीटा, ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये वाला जो लिमिट है, यही सब बेसिक बातें जो आगे बहुत यूज करेंगे हम। ये y जो है वो y का लिमिट a से b और फिर फाइनली जो है वो जो है x का है अल्फा से बीटा। तो हम ये बोल रहे हैं x का जो है अल्फा से बीटा है। अच्छा, इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा जाए तो पता है क्या होगा? ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा पता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक रेक्टेंगुलर डोमेन को। कैसे? बोल दिया है x जो है आपका अल्फा से बीटा है, y जो है a से b है, मतलब कुछ ऐसा बात कर रहा होगा, ये कुछ ऐसा बात कर रहा होगा। जरा देखिए तो ये ऐसे आप मान लीजिए x एक्सिस है, ये हमारा मान लेते हैं z एक्सिस है, ये हमारा मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है। तो ये अगर ऐसा बात हो रहा है तो कुछ ऐसा बात हो रहा हो कि यहाँ पे है a और यहाँ पे कहीं पे ये है b। x अल्फा से बीटा था, x जो है हमारा अल्फा से बीटा था, अल्फा से यहाँ पे बीटा, और फिर हमारे पास ये है a यहाँ पे और मान लीजिए यहाँ पे b है। तो इस रीजन में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो मतलब मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो इस रीजन में करना है, ये पूरा रीजन में इंटीग्रेशन करना है, जहाँ पे ये x जो मुझे a से सॉरी अल्फा से b बीटा जाना है और ये x y जो है वो a से b जाना है। तो मतलब मुझे इस रीजन में इंटीग्रेशन करना है, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। या समझ पा रहे हैं? आगे चल कर बात करेंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे इसको हम। और अगर ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले आप x के लिए कर लीजिए a से b, सॉरी अल्फा से बीटा, पहले x के लिए कर लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें कर लीजिए y a से b। पर यही चीज अगर एक कोई ऐसे फंक्शन रहता तब हम नहीं कर सकते थे, उस केस में आगे समझाएंगे। मतलब हम बस बताना ये चाह रहे हैं कि अगर ए बी अल्फा बीटा चारों का चारों ही कांस्टेंट रहे, देखिए क्या बोला गया, इफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए बी अल्फा बीटा आर कांस्टेंट देन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटरचेंजेबल। ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या है? ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब है जैसे अभी ऑर्डर क्या है, पहले y देन x, तो फिर इस इंटीग्रेशन के हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं जरा देखिए, चलिए ना पूरा को ही रफ कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। अभी जो चीज है dy dx है, हम इसको क्या चेंज कर पाएंगे? दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x कॉमा y यहाँ पे, और भी dy dx हम उसको dx dy कर सकते हैं। मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में पहले करना हो रहा था मुझे, लेकिन अब हम पहले x के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। लेकिन एक बात का हमको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट x का ही देना होगा। ऐसा नहीं कि आप लिमिट y वाला उठा के दे दीजिए, नहीं, x का पहले किए हैं तो x का लिमिट अल्फा बीटा डालना पड़ेगा आपको, फिर y का लिमिट a से b ऐसा डालना पड़ेगा। तो हम बस अभी ये सिर्फ इतना समझना है आपको कि अगर लिमिट कांस्टेंट रहे तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अगर वेरिएबल हुआ तो ऑर्डर ऐसे चेंज नहीं होगा। उस केस में हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने के लिए रूल्स पढ़ेंगे, आगे समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो फिलहाल हम इतना बताएं नंबर 2 नोट में कि ऑफ इंटीग्रेशन ए बी अल्फा बीटा, ये जो यहाँ पे है, आर कांस्टेंट देन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटरचेंजेबल, इंटरचेंज कर सकते हैं अपने लिमिट को ध्यान रखते हुए। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर नोट के ऊपर, इसके बाद एक थर्ड नंबर नोट करते हैं और फिर एक फोर्थ नंबर नोट, फिर क्वेश्चन। थर्ड नंबर नोट, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, लिखिए इफ द फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नंबर वाला नोट आगे बहुत उपयोग है इसका। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वाई, जहां पे ऐसे बोल दिया गया सच दैट जो एक्स है वो अल्फा से बड़ा या बराबर है और लेस देन इक्वल बीटा है, फिर कॉमा वाई जो है आपका ए से बड़ा या बराबर वाई है और लेस देन इक्वल टू बी है। अभी इसी इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रहा है, इसी इंटीग्रेशन के बारे में। तो बोला कि यहाँ एफ ऑफ एक्स वाई के लिए इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिप्रेजेंट, can be represent the product of two function, can be represent the product of two function, product of two function, ठीक है, product of two function, one of which is a function of x, one of which is a function of x alone, function of x alone, and the other is a function of y alone, and
the other is a function of y alone. Other is a function of y alone. चलिए दौली क्या है, क्या बोला गया है? आपका आवाज बार बार कट रहा है। अच्छा चलिए जल्दी से, कोई नहीं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, से हम लिख लेते हैं, से क्या जी, से एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो ऐसा हो कि भाई यहाँ पे हो जाए जी एक्स एच एक्स, कि जी एक्स इंटू का एच वाई ऐसे हो जाए। तो देन तब इस केस में पता है क्या होगा, तब हमारे पास इस केस में होगा देन इंटीग्रेशन जो होगा, जैसे यहाँ पे हम ए से बी ले लेते हैं, अल्फा से बीटा ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे हम पहले तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम सबसे पहले gx के रूप में। तो gx का लिमिट इंटीग्रेशन यहाँ पे अल्फा से बीटा इंटू ए से बी एच वाई। देखिए इसको समझते हैं पहले हम। चलिए यहाँ पे देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिएगा पहले। अच्छा यहाँ पे क्या बोला गया था इंटरचेंजेबल के बाद, देखिए दौली समझिए, यहाँ पे इंटरचेंजेबल का मतलब यह है कि अभी एफ ऑफ एक्स वाई को पहले वाई देन एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, अगर चारों लिमिट कांस्टेंट रहे, ए बी सी डी ये सब चारों जैसे 1 से 2 3 से 4 ऐसे चारों कांस्टेंट रहे, तो पहले वाई पहले एक्स फिर वाई के रूप में कर सकते हैं, पहले एक्स फिर वाई के रूप में। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पहले एक्स करे तो एक्स का ही लिमिट होना चाहिए, जो इधर था वही लिमिट वही रहा है। चेंज कर सकते हैं खुद से, नहीं इसका उसका या उसका इसका नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन काम करने का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, बस इतना काम है। अच्छा अगला क्या बोलता है पता है, अगला बोल रहा है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर हम वहां पे समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि हमको यहाँ पे क्या करना है, एक इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए 1 से 3 और यहाँ पे 2 से 5 करना है, और यहाँ पे है वाई स्क्वायर साइन एक्स और डी एक्स डी वाई है, ऐसे एक फंक्शन है। तो आप एक बात बताइए, इसी फंक्शन को ना आप बोलिएगा जी यही ना फंक्शन है हमारा, क्या यही फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, बिल्कुल यही है, वाई स्क्वायर साइन एक्स यही हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ना। आपको पता है इस फंक्शन में इस तरीके से ये फंक्शन बना है कि यहाँ पे दो गो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहा है, एक y का फंक्शन और एक कंप्लीट x का फंक्शन, आपस में मिला जुला नहीं है, दोनों पूरा अलग अलग है कि वाई स्क्वायर साइन एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई ऐसा है कि इसमें एच एक्स इंटू या एफ जी एक्स इंटू एच एक्स एच वाई के रूप में, एक एक्स का फंक्शन एक वाई का फंक्शन, ऐसा अलॉन अलॉन है। तो अगर ऐसा हो ना तो हम डबल इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले साइन एक्स को कर दीजिए आप, एक्स वाले को एक तरफ कर दीजिए और उसका लिमिट डालिए, एक्स का लिमिट कितना था 1 से 3 dx इनटू, और फिर y वाले को अलग कर दीजिए, y का लिमिट कितना था 2 से 5, बस ये हो गया, आंसर सेम आएगा। तो ये भी एक रिजल्ट है, जरूरत पड़ेगा तो प्रूफ कर लेंगे, फिलहाल हम लोग यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स वाई जो है जी एक्स इंटू एच वाई के रूप का है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स के रूप में, तो क्या होगा, ये बदल जाएगा, जी एक्स का इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो, फिर एच वाई का इंटीग्रेशन जो ये है, तो इसका आंसर इसके बराबर होगा। ये हम तभी कर सकते हैं जब फंक्शन मिला जुला नहीं हो, पूरा का पूरा अलॉन अलॉन आपस में गुना के रूप में हो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था वाई स्क्वायर साइन एक्स इस तरीके से था। तो एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एक फंक्शन लिख ही लीजिए, आप लोग एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखे वो समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 से 3 था, यहाँ पे मान लीजिए 2 से 5 है, यहाँ पे फंक्शन वाई स्क्वायर साइन एक्स है dx dy है, तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले साइन एक्स किसी को पहले कर लीजिए, साइन एक्स यहाँ dx, एक्स का लिमिट कितना है जी 2 से 5 गुना वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 से इसका लिमिट है 1 से 3 वाई स्क्वायर डी वाई, इस तरीके से चीजें हो रही है। अब देखिए क्या लिखा गया है इसमें, जरा समझिए। यहाँ पे बोला गया है थर्ड नंबर की, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे एक्स जो है वो अल्फा से बीटा है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पे एक्स अल्फा से बीटा है, वाई कहाँ से ए से बी है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कि एफ ऑफ एक्स वाई है कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वन ऑफ विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन, कि जिसमें से एक है पूरा एक्स का, एक्स अलॉन का फंक्शन हो, और वाई जो है वो
अलग ही वाई अलॉन एक फंक्शन हो, तब हम क्या, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया, चलिए मान लीजिए कि f(x) gx और hy के रूप का है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये चीज। और डॉली यहाँ पे समझिए कि ये हम तभी इंटरचेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं आप। यहाँ लिखा कि इफ का मतलब होता है यदि, चलिए हिंदी में लिख देते हैं डॉली के लिए, देखिए इसका मतलब होता है यदि, है ना, यदि इफ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए बी अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट का हिंदी होता है चर। तो यदि ऐसा, यदि इंटीग्रेशन का लिमिट जो दिया गया है वो चारों का चारों कांस्टेंट हो, तब हम ये काम कर सकते हैं। इसी चीज को हम यहाँ पे समझाए भी थे आप लोगों को, यहाँ पे देखिए डायग्राम से भी, कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ हम समझाए थे, अभी थोड़ी देर पहले इधर हम समझा रहे थे कहीं, हाँ, कि ये अगर कांस्टेंट हो तो हम इंटीग्रेशन के रीजन को, मतलब ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। हिंदी जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। यहाँ बोला कि यदि ऐसा होगा तभी चेंज कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर नोट क्लियर हो गया। एक फोर्थ नंबर, ये फोर्थ थर्ड वाला क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से। थर्ड नंबर क्लियर हुआ सबको? चलिए जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, थर्ड नंबर क्लियर हुआ क्या? तो मेरा है एस, चलिए ठीक है। बहुत अच्छा, क्लियर है, वेरी गुड। आते हैं जी, अब आते हैं चौथे नंबर नोट और अंतिम नोट के ऊपर। चलिए अंतिम नोट जो है उसके बाद फिर क्वेश्चन है। इफ नंबर फोर्थ में लिखा गया, इन द केस ऑफ वेरिएबल लिमिट, in the case of variable limit, in the case of variable limit of integration limits, variable limit of integration limit of integration, ठीक है, we integrate first with respect to variable, we first integrate, we integrate first, we integrate first, we integrate we integrate first, we integrate first with respect to, with respect to the variable, to the variable having variable limits, फिर से सुनिएगा, इफ द केस ऑफ वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वी इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल कर दिया, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, ठीक है, दैट वेरिएबल हैविंग वेरिएबल लिमिट्स, हैविंग वेरिएबल लिमिट, बहुत मजेदार है, इसको समझना है, हैविंग वेरिएबल लिमिट, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू, and then with respect to constant limit। अब ये क्या है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कांस्टेंट, देखिएगा इस बात को समझने से के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हम लॉजिक समझते हैं यहाँ पे। देखिए हम सिर्फ डोमेन को बना रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग डोमेन के बारे में समझ रहे हैं, सिर्फ डोमेन के बारे में हम बात कर सकते हैं। मान के चलते स्टूडेंट हमारे पास इससे दो स्थिति बनाते हैं हम, एक कांस्टेंट लिमिट वाला और एक वेरिएबल लिमिट वाला। देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या हम किए यार,
कॉन्स्टेंट ना होगा, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इधर कर दिया जाए थोड़ा और, कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ले आते हैं वो इधर, यहाँ पे कर देते हैं वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इस डायग्राम को अगर समझ गए तो सारा चीज समझ में आ जाएगा जो ही पूरा है। इस बात को थोड़ा समझिएगा। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये कांस्टेंट वाला हम केस बताए थे क्या, एक अभी हम रिजल्ट नंबर इसमें डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे थर्ड नंबर में, कि अगर इंटीग्रेशन का लिमिट कांस्टेंट हो, लिमिट कांस्टेंट हो मतलब जी जैसे ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम मान लेते कि यहाँ पे हमारा अल्फा से बीटा है, एक्स में अल्फा से बीटा है, और एक यहाँ वाई में मान लेते ए से यहाँ पे बी है। ऐसा अगर ये कांस्टेंट हो स्टूडेंट, तो आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा स्थिति रहा होगा हमारे पास, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो कुछ ऐसा स्थिति रहेगा हमारे पास कि भाई हाँ ये वाई ए से बी जाना है, और एक्स में मुझे यहाँ ऐसे जाना है, मुझे यहाँ पे ऐसे जाना है। तो मतलब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो हो गया वो ये हो गया यहाँ पे, इस बार रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ये है। इसमें क्या है समस्या, कोई यहाँ पे क्या बेनिफिट था कि भाई हम क्या कर सकते, पहले अल्फा से बीटा पहले कर लीजिए, एक्स में अल्फा से बीटा, फिर देन वाई में ए से बी कर लीजिए, या फिर पहले इधर देन इधर। इसमें इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगा जब आपका लिमिट में यहाँ पे हो अलग वाली बात हो जाए। अलग वाली बात मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये है, ये हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसे हो सकता है ना, ऐसे कि हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो। तो इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में आप एक बात का बिल्कुल ध्यान देंगे, और हर एक बार आपको ये चीज मिलेगा कि एक साथ दोनों वेरिएबल नहीं हो सकता है, मतलब एक्स भी वेरिएबल हो जाए वाई भी वेरिएबल हो जाए, इम्पॉसिबल। आप खुद भी सोच के देखिए कि इसमें स्ट्रिप जो लिया जाएगा, बहुत पतला सा स्ट्रिप जिसमें एक्स और वाई दोनों हम कंसिडर करेंगे, वो कुछ ऐसा लिया जा रहा होगा, या तो हम ऐसे ले रहे होंगे, आप खुद भी सोच के देखिए हम क्या ले रहे होंगे, ऐसे ले रहे होंगे, ऐसे ले रहे होंगे। इस केस में आपको पता है क्या हो रहा होगा कि भाई नीचे में किसको टच कर रहा है, इस वाले कर्व को टच कर रहा है। कौन से, इस वाले कर्व को टच कर रहा है, ये वाले वाई को यहाँ पे, फिर ऊपर में इस कर्व को टच कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल हुआ ना जी, ये वाला चूंकि वैरी ना कर रहा है, इधर ये वैरी कर रहा है, तो इसका लोअर लिमिट वैरी कर रहा है और अपर लिमिट भी वैरी कर रहा है, तो ये वेरिएबल लिमिट के केस में चला गया। लेकिन यही चीज अब अगर हम एक्स में बात करते हैं, एक्स में मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है घटते बढ़ते यहाँ तक आएगा, एक्स में यहाँ तक कांस्टेंट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक मैक्सिमम। आप देख रहे हैं एक साथ दोनों वेरिएबल नहीं हो सकता है। मैक्सिमम क्या होगा कि हाँ जी ये जो है भले ऊपर से नीचे तो अपने आपस में घटते बढ़ते रहेगा, ऊपर में वेरिएबल है नीचे में वेरिएबल है, और बट एक तो कांस्टेंट होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि भाई हाँ एक्स में मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और फिर मिनिमम यहाँ तक और मैक्सिमम यहाँ तक। इस तरीके से वेरिएबल के केस में हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको, वो कुछ इस तरीके से, वेरिएबल के केस में कुछ ऐसा कहानी रहता है कि एक अगर वेरिएबल है तो दूसरा श्योर है कि दूसरा लिमिट कांस्टेंट होगा। अगर 3 वेरिएबल वाला में है तो अगर 2 वेरिएबल है तो एक लास्ट में जरूर कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे बोला गया तो आखिर हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो पहले हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसका वेरिएबल लिमिट हो। जैसे भाई यहाँ पे दो लिमिट हो जाता है, दो वेरिएबल, एक dx और dy, मतलब x और एक y। तो किसके रिस्पेक्ट में पहले करते हैं, वेरिएबल वाले में, जिसके पास वेरिएबल लिमिट हो, और फिर बाद में किसके रिस्पेक्ट, जो यहाँ पे जैसे x कांस्टेंट है। अब यही चीज अगर हम स्ट्रिप ऐसे दे दिए रहते तो फिर बोलते कि x में वेरी कर रहा है सर, y में यहाँ से यहाँ तक है, तो y में कांस्टेंट है। तो क्या बोला गया है कि अगर वेरिएबल लिमिट वाले केस में पहले इस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा जिसके पास वेरिएबल लिमिट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए y में वेरी कर रहा है, ये y में वेरी कर रहा है, तो इसलिए y के रिस्पेक्ट में पहले, x के रिस्पेक्ट में बाद में। तो लिखा गया है कि इन द केस ऑफ वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वी इंटीग्रेट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल हैविंग वेरिएबल लिमिट। मतलब पहले हम उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं जिसके पास वेरिएबल लिमिट हो, उसके बाद देन विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट लिमिट, जो लास्ट में कांस्टेंट लिमिट है वो। तो मुझे लग रहा है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो खूब मजा से हम लोग समझ पाएंगे। बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बताइए एक बार सब लोग बता दिए क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। तो अब हम लोग ये जो क्वेश्चन का सिलसिला है वो अगले क्लास में शुरू करेंगे, इस क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते हैं। इस क्लास में बस छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, भाई इंटीग्रेशन के बेसिक आइडियाज को सीखा है। अब ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। पूरा चैप्टर इसी में खत्म हो जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट को उपयोग करते जाएंगे। यहाँ पे जो 4 गो नोट लिखे ना 1 2 3 4, पूरा चैप्टर खत्म। तो कमेंट करके बताइए क्या बात, किसी को कोई भी डाउट है तो राइज हैंड करिए, पूछे, राइज हैंड का ऑप्शन ऑन कर देते हैं हम।
चलिए साहिस्ता बताइए, कोई डाउट है? जो ही बताइए, राइज हैंड को ऑन कर रहे हैं, बताइए किसी को डाउट है तो राइज हैंड करिए, पूछिए। बाकी क्लास को ऑफ करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, सॉरी।